हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहां होंगे जिंदाबाद होंगे। आज जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका बेटा प्रेशर, जो कि क्लास 8 से, और चैप्टर का नेम है फोर्स एंड प्रेशर। प्रेशर के बारे में हम यहाँ पे डीप में समझेंगे कि प्रेशर होता क्या है। तो पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर वन बाय वन सबको अच्छे से और क्लियर तरीके से समझेंगे कि उनका मतलब क्या होता है। तो पहला जो यहाँ पे प्रेशर का डिफिनेशन लिखा हुआ है, क्या होता है डिफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब क्या है कि फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर को डिफाइन करता है। इसको अगर हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज प्रेशर इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी, फोर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, एरिया इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। तो क्या फॉर्मूला बना? पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ओके, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? एसआई यूनिट मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है पास्कल। पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पास्कल, कैपिटल पी स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। दूसरा जो इसका फॉर्मल यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग थ्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं बुक में ये लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं ये लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं ये लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन तीनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है, लिखने का डिफरेंट तरीका होता है। अगला क्या है? प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होता है। दो क्वांटिटी पाई जाती है फिजिक्स में, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा जो प्रेशर है वो कैसा है? एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम आते हैं कि इसके डीप में इसको समझते हैं कि यहाँ पे प्रेशर, फोर्स, एरिया क्या है। तो पहले आप लोग को एफ के बारे में हमेशा समझना है कि एफ जो है आपका अप्लाइड फोर्स है, कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे वही यहाँ पे बेटा आपका क्या है? कैपिटल एफ, दैट इज द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे जो ए है, तो ए क्या है? तो एरिया है। कौन सा एरिया सर? तो एरिया आपका है कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। क्या है? कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है। अगर इसको समझें तो फोर्स तो समझ में आ गया कि सर फोर्स क्या है। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और किस टाइप का फोर्स? अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वही जो फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स कहलाता है। कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया क्या है? कि जैसे कि मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगाऊं अपने इस फिंगर से, सिंगल फिंगर से लगाऊं, तो यहां पे मैंने लगाया, तो ये मेरा जो फिंगर टिप है आगे वाला पोर्शन, वही तो इस बोर्ड से टच होकर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये जो टचिंग पार्ट है, जो कॉन्टैक्ट बना रहा है इस बोर्ड से, ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। अगर मैं अपने पांचों उंगली रख के ऐसे करके बनाऊं कॉन्टैक्ट, तो हमारा अब क्या कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया होगा? तो जो बेटा हमारा पांचों उंगली है ये आपका क्या हो जाएगा? कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। समझ में आ गई बात? तो सिंपल सी बात है कि कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया क्या हुआ कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड किया फोर्स, क्या अप्लाइड किया बेटा? फोर्स अप्लाइड किया, तो जितना इस ऑब्जेक्ट का पोर्शन दूसरे ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है फोर्स लगाते टाइम, वही उसका क्या कहलाएगा? कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। तो इस केस में मार्कर का जो फ्रंट पार्ट है वही टच कर रहा था मेरे हैंड को, तो पाम को, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। आई होप आप लोग को कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और एफ भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एफ होता है आपका अप्लाइड फोर्स। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर जो अप्लाइड फोर्स है, अगर उसको हम कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया से डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो किसका वैल्यू निकल के आएगा? आपका प्रेशर का वैल्यू निकल के आएगा। तो ये हो गया इसका मतलब। अब हम लोग इन तीनों के बीच में अलग अलग कॉम्बिनेशन फॉर्म करके रिलेशन देख लेते हैं कि प्रेशर का फोर्स से क्या रिलेशन होता है, प्रेशर का कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया से क्या रिलेशन होता है। ओके, तो पहला केस जो हम लोग ले रहे हैं वो है प्रेशर का फोर्स से रिलेशन। किसे? प्रेशर का फोर्स से रिलेशन देखेंगे। आप लोग को यह बात ध्यान रखना है कि अगर मैं किसी भी दो चीज के बीच में अगर रिलेशन क्रिएट करूंगा, तो जो तीसरा टर्म बच जाएगा उसको हम लोग को कांस्टेंट रख देना है। कांस्टेंट रखने का मतलब ना उसको उसके वैल्यू को बढ़ाना है, ना ही उसके वैल्यू को घटाना है। तो यहां पे हमने किसका किसका रिलेशन लिया? तो हमने रिलेशन लिया प्रेशर का, फोर्स का। तो क्या बच गया सर? कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ गया, सॉरी बच गया। तो यहां पे हम लोग कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया को क्या ले लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया हम बढ़ाएंगे नहीं, ना ही घटाएंगे। तो यहां हमने क्या ले लिया बेटा? कांस्टेंट ले लिया। किसको? कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया को। तो इसके बीच में जो रिलेशन निकल के आता है वो रिलेशन आता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि अगर हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। मतलब जो इधर है इसको बढ़ाएंगे तो इधर वाला भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। सर ऐसे तो नहीं समझ में आया। अब देखिए समझ में आएगा आप लोग को कि जैसे मैंने अपने फिंगर टिप से इस बोर्ड पे क्या लगाया? फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो यहां पे भी मैंने क्या लगाया? उसी फिंगर टिप से फोर्स लगाया। यहां पे जो मैंने अब ये देखिए, क्या इन दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया अलग होगा कि सेम होगा? तो सिंपल सी बात है, जब मेरे फिंगर टिप का एरिया नहीं चेंज हो रहा है तो ये दोनों भी क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। मतलब एरिया हमने यहां पे क्या रख दिया? कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। ओके, तो यहां पे अगर मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया F1 पहले केस में, और यहां पे जो मैंने फोर्स लगाया दूसरे केस में कितना लगाया बच्चों? 10 न्यूटन लगाया, तो सर पहले केस में ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा कि सेकंड वाले केस में ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा? तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? प्रेशर के। तो दिख रहा है अगर फोर्स जिसमें ज्यादा होगा उसमें प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। तो यहां पे P2 जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा P1। P2 क्या है? सेकंड केस का प्रेशर। P1 क्या है? फर्स्ट केस का प्रेशर। तो जो P2 हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा किससे? P1 से। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड केस में फोर्स ज्यादा लगाया था। क्या कंडीशन रखा था? कि कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया चेंज नहीं होना चाहिए। आई होप पहला रिलेशन आप लोग को समझ में आ गया। तो मतलब सिंपल सी बात है, फोर्स बढ़ाएंगे सर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, फोर्स को घटाएंगे सर प्रेशर भी घट जाएगा। कब? जब कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया को कांस्टेंट रख के बात करेंगे तब। सेकंड जो हम लोग केस ले रहे हैं जिसमें हमको रिलेशन देखना है वो देखना है प्रेशर का और आपका इसका बेटा कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया का। ये अब हमने इसको और इसको लिया तो बचा क्या? फोर्स। तो फोर्स को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे? कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ कि फोर्स को ना हम बढ़ाएंगे, फोर्स को ना ही हम घटाएंगे।
तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन निकलता है वो रिलेशन निकलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर मैं राइट हैंड साइड वाले टर्म को बढ़ा दूं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर अपोजिट बोलूं तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को इंक्रीज कर दूं तो राइट हैंड साइड वाला क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो ये डिफाइन करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल को। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लिखने का तरीका क्या है, 1 अपॉन दैट थिंग लिख देंगे, तो ये 1 अपॉन ए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल को डिनोट कर रहा है। क्लियर बात ये। तो यहां पे अगर हम बात कर ले तो अब हम देखो क्या कर रहे हैं कि पहले हमने जो फोर्स अप्लाइड किया अपने फिंगर टिप से किया, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया हो गया। दूसरी बार जब मैंने फोर्स अप्लाइड किया तो अपने पूरे पंजे से किया, तो अब मेरा जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा मेरा जो उंगली का पूरा पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, मेरा कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। क्या कांस्टेंट रखना है सर, फोर्स को कांस्टेंट रखना है। तो अगर यहां मैंने फोर्स, ये मान लो ये F1 केस है, यहां पे अगर मैंने फर्स्ट केस में अगर 50 न्यूटन लिया तो यहां भी मुझे कितना लेना पड़ेगा, 50 न्यूटन ही लेना पड़ेगा। सेकंड केस के लिए 50 न्यूटन, मतलब हमने क्या कांस्टेंट रख दिया, फोर्स को दोनों केस में कांस्टेंट कर दिया। अब देखिए किसमें कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम है। अगर इसको मैं A1 ले लूं और इसको मैं A2 ले लूं तो देखने से ही पता चल रहा है सर A1 ज्यादा है A2 कम है, मतलब A1 ज्यादा A2 कम। तो जब एरिया कम रहेगा तो क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसमें ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा तो कि इसमें ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। तो यहां हमको दिख रहा है जो एरिया है यहां पे कम है, तो इस केस में जो P2 है सेकंड केस में, और इसमें क्या प्रेशर होगा P1, तो P2 जो होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P1, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया सेकंड केस के लिए कम है इन कंपैरिजन टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया इन द केस ऑफ फर्स्ट। ओके, तो यहां पे हमको ये समझ में आया कि सर अगर हम फोर्स को कांस्टेंट रख दें और कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया को कम कर दें तो हमारा जो प्रेशर जनरेट होगा वो कई गुना ज्यादा होगा, किससे, ज्यादा कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया वाले से। ओके, तो ये दो रिलेशन हो गए प्रेशर और फोर्स के बीच में, प्रेशर और कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया के बीच में। पहले में ए कांस्टेंट रखना है, दूसरे में फोर्स को कांस्टेंट रखना है। तो यहां से क्या रिलेशन निकला कि अगर हम एरिया को बढ़ा दें कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया को तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, और अगर हम एरिया को क्या कर दें, कम कर दें, तो जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कब, जब हम लोग फोर्स को कांस्टेंट रख के बात करेंगे तब। अगर इसको एग्जांपल से समझा जाए तो आपको दो नाइफ दे दिया गया है ना, एक मोटा नाइफ दिया गया जिसमें मुर्चा उर्चा लग गया था, जंग लग गया था बिल्कुल, एक मार्केट से आपको चमचमाता हुआ बिल्कुल नया नाइफ दिया गया, ठीक है। और दोनों नाइफ से क्या करना है, तो जो आप सोच रहे हो बिल्कुल नहीं करना है, सब्जी काटना है। क्या काटना है, सब्जी, या तो रबर का बैंड काटना है, सब्जी काटना, एप्पल काटना, मान लीजिए एप्पल ले लिए आप। जरा बताइए, और दोनों में जो फोर्स लगाना है वो इक्वल लगाना है। अगर मैं इस मोटे वाले नाइफ से अगर 10 न्यूटन लगा रहा हूं और तो पतले वाले से भी मेरे को कितना लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन ही लगाना पड़ेगा। जरा आप बताइए कि किसमें आप 10 न्यूटन फोर्स लगा के इजिली एप्पल को कट कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है सर, जो शार्प नाइफ होगा उसमें हम एप्पल को इजिली कट कर लेंगे, लेकिन मोटे वाले नाइफ से कट तो होगा एप्पल, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगा, समझ आ रही है, मशक्कत करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, तो जरा ध्यान से अगर इसको हम लोग कंसंट्रेट होकर सोचे नाइफ के बारे में, तो जो शार्प नाइफ था उसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बनाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा बनाया जाता है कि बहुत ही कम बनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है सर, बड़ा नुकीला शार्प होता है तो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बहुत ही कम किया जाता है, और जब कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बहुत कम हो गया तो प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगा, है ना। इस रिलेशन से दूसरे वाले में क्या हुआ, जो जिसमें जंग मुर्चा लग गया था उसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया था वो ज्यादा था, और ज्यादा कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया हो गया तो जो प्रेशर जनरेट होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसलिए आप देखे होंगे जितने भी चीजें कटिंग वाले हैं या आपके आयरन नेल या फिर जो भी चीजें जो दीवारों के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं उनका जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया होता है बहुत ही कम रखा जाता है, ताकि कम फोर्स लगा के ज्यादा प्रेशर जनरेट कर सके और इजिली नेल्स जो है वॉल के अंदर इंसर्ट हो जाए बिना मेहनत किए। समझ में आ गई बात। अगर एक इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिया जाए तो मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो बड़ा ही बदतमीज है, बिगड़ैल है, क्योंकि माँ बाप की बात नहीं मानता। वो सोचता है कि पार्टी करना ही सबसे बड़ा मेरे लिए अब इस कह सकते हैं पुरस्कार के समान है। तो पार्टी में गया तो वहां उस पार्टी में दो बच्चियां डांस कर रही थी। एक बच्ची पहनी थी मोटे हील वाला हाई हील सैंडल, उसका जो शोल था वो क्या था, मोटा था, और दूसरी जो बच्ची पहनी थी वो क्या पहनी थी, पतले हील वाले सैंडल, जिसको पेंसिल सैंडल भी कहते हैं, लड़कियां समझ रही होंगी इसके बारे में। तो वो बदतमीज जो बच्चा था, खुरपाती बच्चा, वो सोचा कि मैं उनके पास जाकर डांस करूंगा, ठीक है। फिर वो गया उन दोनों लोग के पास डांस करने लगा। दोनों बच्चियां जो थी परेशान हो गई, कहती कि इस लड़के को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद हम कभी भी किसी लड़की के पास जाकर डांस नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। तो जो मोटे हील वाली सैंडल और पतले पेंसिल वाली सैंडल, दोनों ने फोर्स जो लगाना है वो इक्वल लगाना है। अगर वो 100 न्यूटन वो लगाएगी तो 100 न्यूटन ये भी लगाएगी, लेकिन दोनों का जो इफेक्ट होगा वो अलग। तो उसने किया क्या, लड़कियों ने उसके शूज के ऊपर अपने सैंडल से जोर से मारा। तो जो मोटे हील वाली सैंडल थी उससे तो कम इफेक्ट दिखा, लेकिन जैसे ही पतले पेंसिल वाली सैंडल मारी उस लड़के के जूते के आर पार कर गया सैंडल, और लड़का चिल्लाते हुए भागा वहां से। तो ऐसा क्यों हुआ, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों हुआ। क्योंकि जो मोटे हील वाली सैंडल था उसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बहुत ज्यादा था, तो जिससे प्रेशर कम जनरेट हुआ। लेकिन जो पतले हील वाली सैंडल थी, पेंसिल सैंडल, उसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बहुत कम था, जिससे कि प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट हुआ और उस लड़के के पैर के आर पार हो गया। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ टर्म और रह गए जिसके बारे में देखना है कि सर ये क्या है, एसआई यूनिट प्रेशर का पास्कल बता दिया। याद करने का तरीका, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पास्कल। ना याद हो पास्कल तो रास्कल याद कर लें, रास्कल सबको याद रहता है, रास्कला। और इसका जो पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पास्कल, और पी पास्कल का जो स्टार्टिंग के दो टर्म्स हैं इसका डिनोशन लिया गया, ठीक है। सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों लिया गया, फिर देखिए जरा ध्यान से। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन।
लेंथ का बताइए पहले SI यूनिट क्या होता है। तो लेंथ का जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर, एरिया का जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम का होगा वो क्या होगा, मीटर क्यूब। मतलब डिस्टेंस को बेस मान के हमने ये किया है, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो कौन सा होगा, मीटर होगा, मीटर स्क्वायर होगा कि मीटर क्यूब होगा। तो दिख रहा है एरिया के लिए क्या है, मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर साथ में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात, रटना नहीं है, आप फॉर्मूले से ही SI यूनिट किसी भी क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। तो इसका हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसके दो यूनिट हो गए, पास्कल जिसको PA, पास्कल रास्कल, एंड द सेकंड वन इज द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पे क्या है, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है। जैसे मैंने 10 पास्कल किसी पे प्रेशर लगाया तो जो 10 हो गया वो क्या हो गया, आपका मैग्नीट्यूड। लेकिन प्रेशर में स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि प्रेशर चारों डायरेक्शन में लगता है। जब भी किसी पॉइंट लगाएंगे तो फैल जाएगा, उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। इसीलिए प्रेशर को वेक्टर क्वांटिटी ना लेके क्या लेते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी इसको माना जाता है। तो आपको क्लास अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।